Hello everyone, I'm Satish Rajput, a teacher and a special educator. Welcome to the channel MCQ मंत्रा। ये सीरीज है केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, जो कि है टीयर 2 के लिए। ये दोनों के लिए पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए है। मैंने दोनों के सिलेबस को कंबाइन करके कॉमन कुछ टॉपिक्स को रिकॉग्नाइज किया है और उन्हीं के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इनका कंपैरिजन का वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि आपका टीयर 2 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 60 मार्क्स का एमसीक्यू और 40 मार्क्स का आपका आंसर राइटिंग आएगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 60 मार्क्स का आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी से आएगा, जैसे कि चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट और जितने भी टीचिंग मेथड है, और 40 मार्क्स का आप लोगों का डिसेबिलिटी स्पेसिफिक होगा, जिस जिस डिसेबिलिटी से हमने बीएड या फिर डीएलएड किया है। अगर आप लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि ये वीडियो कौन बना रहे हैं, तो इतना जान लीजिए कि आप जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं वहां हम पहुंच चुके हैं। तो हमारे पास एक्सपीरियंस और मार्गदर्शन की पूरी कैपेबिलिटीज है, जिसके माध्यम से आप लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो हम पर भरोसा बनाकर आप हमारे साथ जुड़िए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको 100 में से एटलीस्ट 70 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल का नाम एमसीक्यू मंत्रा क्यों है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का एक मूल मंत्र है, वो है एमसीक्यू। कितना भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया जाए, लेकिन जब तक हम लोग एमसीक्यू पर मास्टरी हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम ऑप्शंस को अंतर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा माध्यम क्या है कि पहले मैं वीडियोस के थ्रू लेक्चर देता हूं, उसके बाद मैं इन्हीं लेक्चर के एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, और इस लेक्चर का भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। सो ये वीडियो देखने के बाद आप इन एमसीक्यू को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, इसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये वीडियो नंबर 4 है इस सीरीज का, और इसका टॉपिक है अर्ली एडोलसेंस फ्रॉम 9 ईयर्स टू 18 ईयर्स। इसके पहले के टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं, आप लोग जरूर उसको देखकर रिवीजन कीजिएगा। ये वीडियो जो है बिल्कुल टू द पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बनाए गए हैं, और जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, उनका यूज करके बनाया जा रहा है। सो प्लीज आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। मिडल चाइल्डहुड टू एडोलसेंस, ये जो टॉपिक है, ये ट्रैक करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 6 टू 18 ईयर्स। इसमें कुछ फेजेस हैं, वो है मिडल या फिर लेटर चाइल्डहुड 6 टू 12 ईयर्स। इस एज को प्ले का एज या फिर स्कूलिंग का एज भी कहते हैं। इसी के बाद प्यूबर्टी आता है, द बायोलॉजिकल ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडोलसेंस। आगे है एडोलसेंस, द एज ऑफ आइडेंटिटी एंड द एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। चलिए आइए इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे स्टेजेस और उनके कुछ फिजिकल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट दिए गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। लेटर या फिर मिडल चाइल्डहुड 6 टू 12 ईयर्स, इस वाले एज को हम लोग गैंग एज कहते हैं, क्योंकि वो अपनी एक गैंग बना लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन पीयर्स, अपने ग्रुप वालों के लिए काफी इंटरेस्ट होता है। रिजेक्ट्स एडल्ट स्टैंडर्ड, जो बड़ों के स्टैंडर्ड होते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ग्रोथ स्लोज बट बिकम स्टेडी, यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो धीमी हो जाती है। इससे पहले की जो स्टेज थी अर्ली चाइल्डहुड की, उसमें ग्रोथ काफी तेज होती है, बट बिकम स्टेडी, लेकिन लगातार होती रहती है। हेल्थ इज जनरली एट इट्स बेस्ट, हेल्थ जो है इसमें सबसे बेस्ट हो जाती है। आगे है जीन पियाजे के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को इससे जोड़ा गया है। लॉजिक इज अप्लाइड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्क्रीट का मतलब हुआ रियल ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसमें स्टेप्स की यूज हो, स्टेप बाय स्टेप कोई काम करना हो, उसको हम लोग ऑपरेशन कहेंगे। जैसे कि जूते का फीता बांधना है तो उसमें स्टेप्स की जरूरत होती है। आगे है गेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजर्वेशन, उनको कंजर्वेशन जैसा कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो जाती है। कंजर्वेशन में समझाना चाहूंगा, मान लीजिए कोई बच्चा है ए और दूसरा है बी, दोनों को सेम वॉल्यूम या अमाउंट की चॉकलेट दी जाए, तो एक बच्चा जिसको ज्यादा चाहिए वो रोने लगेगा कि मुझे ज्यादा चाहिए। तो एक काम कीजिए, आप उस चॉकलेट को दो हिस्सों में तोड़ दीजिए और उसको दे दीजिए। अब उसको लगेगा कि मुझे ज्यादा चॉकलेट मिल गई, क्योंकि वो देखने में ज्यादा लग रही है। तो उसके पास कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको ऐसे लगता है कि तोड़ देने पर वो ज्यादा हो गई। लेकिन किसी भी सेम अमाउंट की चीज को तोड़े कितने भी पार्ट्स में, उसके वॉल्यूम और मास में अंतर नहीं आएगा। यही होता है कंजर्वेशन। इस स्टेज के बच्चों को कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, किसी भी काम को, मान लीजिए किसी आप खिलौने को तोड़ दिया और उसके बाद जोड़ देंगे, तो उसके लिए रिवर्सिबिलिटी का आपको थॉट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यही है रिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज को सबसे क्रिएटिव स्टेज बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिएटिव एज। आगे टर्म यूज किया है इमोशंस में, इमोशनल कथारसिस। इमोशनल कथारसिस क्या है? लर्न टू क्लियर सप्रेस्ड इमोशंस थ्रू प्ले, लाफ्टर और क्राइम। यहाँ पर उनके जो इमोशंस दबे हुए हैं उनको वो क्लियर कर पाते हैं, किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से, हंसकर या फिर रोकर। डेवलप्ड सेंस ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये स्टेज दी गई है एरिक एरिक्सन के द्वारा। इनकी जो स्टेज है लेटर और मिडिल चाइल्डहुड में, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। आगे देखते हैं एडोलसेंस 12 से 19 साल।
इसमें प्यूबर्टी जो आ जाती है, प्यूबर्टी का मतलब हुआ रैपिड ग्रोथ स्पर्ट एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। यहाँ पर ग्रोथ काफी तेज होती है बॉडी में और जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसको अटेन कर लिया जाता है। द पीयर ग्रुप बिकम्स द सेंट्रल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। जो उनके सहयोगी है, साथी है, खेलने वाले, पढ़ने वाले, वो सोशलाइजेशन के एक बहुत अच्छे एजेंट बन जाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशंस, यहाँ पे जीन पियाजे का जो फॉर्मल ऑपरेशंस वाला स्टेज है उसको एसोसिएट किया गया है एडोलसेंस के साथ। कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अभी तक जो वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोच पा रहे थे, लेकिन अब वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी सोच पाएंगे, यानी जो कि दिखाई नहीं देती, जिनको महसूस किया जा सकता है। एंड हाइपोथेटिकली, ये हाइपोथेटिक जो है वो फॉर्मल ऑपरेशंस के साथ एसोसिएटेड है। हाइपोथेटिकली सोचने का मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि असली में ना हो, जैसे कि उनको क्वेश्चंस देना, कोई स्टोरी सुना के, मान लो आप उस करेक्टर की जगह होते तो क्या करते, ये वाला क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकली बेस्ड है। आगे है मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन की डेफिनेशन है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपने सोच के बारे में सोचना, यानी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सही सोच रहा हूँ, क्या गलत सोच रहा हूँ, इसी को हम लोग मेटाकोग्निशन कहते हैं। मेटाकोग्निशन आगे है मॉनिटरिंग वंस आउन लर्निंग प्रोसेस, अपने खुद के लर्निंग प्रोसेस को वो लोग मॉनिटर कर पाते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस स्टेज में बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक्चुअली में कौन है, क्या मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ, पापा का बेटा हूँ, क्लास का मॉनिटर हूँ, सोसाइटी में क्या रोल है मेरा। अगर उनको पता लग जाता है तो वो आइडेंटिटी को अचीव कर लेते हैं, नहीं तो रोल कंफ्यूजन में रहते हैं। ये भी एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई स्टेजेस हैं। सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी बिकम्स द सेंट्रल क्राइसिस। एरिक एरिक्सन की स्टेजेस जो हैं वो क्राइसिस के ऊपर बेस्ड थी। आगे है जेंडर सोशलाइजेशन, पीयर्स एंड स्कूल इन्फ्लुएंस जेंडर रोल्स। यहाँ पे जो स्कूल है और आपस के दोस्त जो हैं वो जेंडर रोल्स को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने देखा गैंग एज ग्रोथ काफी ज्यादा हाई रहती है लेटर या फिर मिडल चाइल्डहुड में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होना, रिवर्सिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट होना, और मोस्ट क्रिएटिव एज इसको बोला जाता है। इमोशनल कथारसिस की हमने डेफिनेशन देखी, और एरिक एरिक्सन की जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी वाला स्टेज है वो लेटर या फिर मिडल चाइल्डहुड से एसोसिएटेड है। आगे एडोलसेंस में प्यूबर्टी देखा, पीयर ग्रुप जो है वो सेंट्रल एजेंट हो जाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्टली थिंक करते हैं, हाइपोथेटिकली थिंक करते हैं। मेटाकोग्निशन की डेफिनेशन देख लिया। इससे एसोसिएटेड जो एरिक एरिक्सन का है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आगे जेंडर सोशलाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। मिडल चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। ये गैंग एज कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है। दिस इज हेल्दीएस्ट पीरियड ऑफ द लाइफ स्पैन, सबसे हेल्दीएस्ट पीरियड होता है पूरे लाइफ स्पैन का। इमर्जिंग स्किल जो आती है वो है ड्रेसिंग, ग्रूमिंग लाइक एन एडल्ट। स्कूल स्किल में राइटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग। प्ले में थ्रोइंग, कैचिंग और स्विमिंग। सोशल नेचर नोन एज गैंग एज बिकॉज चिल्ड्रन रिजेक्ट एडल्ट स्टैंडर्ड टू सीक पीयर अप्रूवल। वो जो है अपने एडल्ट के स्टैंडर्ड को रिजेक्ट कर देते हैं अपने दोस्तों को चुनने के लिए। डेली लाइफ एक्सपीरियंस देख लेते हैं। ए 10-year-old child who practice a secret handshake with friends is building social loyalty and independence from the parents. Next, इस स्टेज के लिए पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को भी एसोसिएट करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 to 11 रहता है, और फॉर्मल ऑपरेशन जो 7 12 के बाद का स्टेज है। इसमें है सिस्टमैटिक रीजनिंग बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी कि जिनको हम लोग देख सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करना। आगे है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कंजर्वेशन का मतलब मैंने समझाया, अंडरस्टैंडिंग दैट वॉल्यूम मास स्टेज द सेम इवन इफ शेप चेंज, यानी कि किसी चॉकलेट को हम 2 टुकड़ों में बांट देंगे तो वो ज्यादा नहीं हो जाएगी बल्कि सेम ही रहेगी, लेकिन इससे पहले वाले स्टेज में बच्चा जो है उसको लगता है कि ये ज्यादा हो जाता है। आगे है नीड्स टू सी 5 एप्पल टू सब्सट्रैक्ट 2। इस स्टेज में बच्चे को कॉन्क्रीट रूप से सिखाना बहुत जरूरी है। अगर उसको 5 - 2 दे देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। उसके लिए हमें एप्पल्स दिखाने होंगे या फिर पेंसिल्स दिखानी होंगी, कोई 5 ऑब्जेक्ट दिखाने होंगे। उसके बाद उसमें से 2 निकाल लेंगे तो 3 बचेगा, ऐसा करके दिखाना जरूरी है। उसको महसूस करना जरूरी है, देखना जरूरी है। आगे है फॉर्मल ऑपरेशनल रीजनिंग फ्रॉम हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस। यहाँ पर हाइपोथेटिकल का मतलब हुआ व्हाट इफ वाली सिचुएशन, उनको ऐसी सिचुएशन के बारे में भी वो सोच पाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ऐसी चीजें जिनको हम नहीं देख सकते परंतु महसूस कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड प्यार, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट है। इवेल्युएटिंग अ प्रॉब्लम बाय टेस्टिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कैन सोल्व x + 5 = 10, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। इसको हम लोग दिखाना जरूरी नहीं है, वो लोग मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट, आगे है मेटाकोग्निशन द इनर मॉनिटर।
मेटाकॉग्निशन को इनर मॉनिटर भी बोला गया है। इसकी डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? जॉन फ्लावेल। ये क्या है? कोग्निशन अबाउट कोग्निशन, नोइंग अबाउट नोइंग, यानी कि कोग्निशन अबाउट कोग्निशन या फिर नोइंग अबाउट नोइंग। कोग्निशन क्या है? कॉग्निशन मीन्स होता है कि ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और हम अपने कॉग्निशन के बारे में ही सोचने लगे, यही है मेटाकॉग्निशन। यानी क्या हम लोग जान रहे हैं उसके बारे में जानना, मेटाकॉग्निशन। जॉन फ्लावेल, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन या फिर नोइंग अबाउट नोइंग। इसमें प्रोसेस क्या है? इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग ए टास्क, मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इवेलुएटिंग द फाइनल रिजल्ट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू आर रीडिंग ए बुक एंड रियलाइज योर माइंड वंडर्ड, सो यू गो बैक टू रीड, दैट इज मेटाकॉग्निशन। जब आप किताब पढ़ रहे हैं फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है इसको सोच समझने के लिए, यही है मेटाकॉग्निशन। एडोलसेंट्स डेवलप द इनर टीचर टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यही जो बच्चे हैं, ये एडोलसेंस वाले बच्चे, वो एक मेटाकॉग्निशन को डेवलप कर लेते हैं, यानी इनर टीचर को डेवलप कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्यूबर्टी द निगेटिव फेज। प्यूबर्टी को एक निगेटिव फेज के रूप में देखा जाता है साइकोलॉजिस्ट या फिर टीचर्स के द्वारा। ऐसा क्यों? हार्मोनल चेंजेस लीडिंग टू रैपिड ग्रोथ स्पर्ट्स एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। इस वक्त बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके शरीर के साथ क्या चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है और ये निगेटिव फेज के रूप में कहलाता है। इसमें एवरेज एज जो है वो 13 ईयर्स है लड़कियों के लिए, और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए 14 ईयर्स। द अनहैप्पीनेस फैक्टर, often called the negative phase because three A's of happiness are violated, एक acceptance, affection and achievement। यहाँ पर negative phase क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर थ्री एज ऑफ हैप्पीनेस वोलेट होते हैं, यानी डिस्टर्ब होते हैं। पहला होता है एक्सेप्टेंस, दूसरा है अफेक्शन और तीसरा अचीवमेंट। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो है क्या चीज, या वो बड़े हैं कि वो छोटे हैं। दूसरा अफेक्शन, यानी कि पेरेंट्स का भी थोड़ा प्यार मोहब्बत कम हो जाता है और इस स्टेज में वो अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनकी एज उनको ये अलाउ नहीं करती। स्पेशल एजुकेटर के एस्पेक्ट से देखते हैं। प्यूबर्टी क्रिएट्स स्टॉर्म्स एंड स्ट्रेस characterized by temper outburst and being hypercritical for of elders। इस स्टेज को स्टॉर्म और स्ट्रेस की स्टेज भी कहा जाता है, तो हमें एज ए स्पेशल एजुकेटर ऐसे बच्चों को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट, इमोशनल हेल्थ एंड catharsis। The struggle older children discover the showing unpleasant emotions like crying is socially unacceptable। बच्चों को क्या लगता है कि रोना जो है वो सोशली अनएक्सेप्टेबल है। इमोशनल कैथारसिस इज ए क्लियरिंग ऑफ सप्रेस्ड इमोशन। अब वो रो नहीं सकते लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को क्लियर करना है। वो कैसे करेंगे? खेल के करेंगे, हंसकर करेंगे और क्राइंग इन अ सेफ स्पेस, और एकांत में जाकर रोएंगे। ये है इमोशनल कैथारसिस। डेली लाइफ एक्सपीरियंस देखते हैं। ए टीनेजर हु हैज मेल्ट डाउन आफ्टर ए स्ट्रेसफुल एग्जाम इज एक्चुअली यूजिंग कैथारसिस टू रिलीज पेंट अप इमोशनल एनर्जी। एक जो बच्चा है बिल्कुल रोने की कगार पे आ जाता है जब उसका काफी स्ट्रेसफुल एग्जाम होता है, ये एक उसका तरीका है अपने इमोशंस को बाहर निकालने का, यही है इमोशनल कैथारसिस। नेक्स्ट, साइकोसोशल स्टेजेस एरिक्सन का व्यू देखते हैं। इनका कहना है कि जो सोशल क्राइसिस है ये पर्सनैलिटी को शेप करता है। इनका क्राइसिस के स्टेज दिए हैं, कितने स्टेज दिए हैं? टोटल 8 स्टेज दिए हैं। जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इनका कहना है कि जो बच्चा है अगर लाइफ में उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है तो अपने पेरेंट्स के प्रति ट्रस्ट डेवलप करता है, लेकिन अगर क्राइसिस आ जाएगा, बच्चे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो मिसट्रस्ट का जो क्राइसिस है वो डेवलप हो जाएगा। स्कूल एज 16 टू 12 जो है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का स्टेज माना जाता है एरिक एरिक्सन के थ्रू। चिल्ड्रन स्ट्राइव टू परफॉर्म वेल एंड लर्न स्किल्स, फेल्योर लीड्स टू सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। इस स्टेज में बच्चा जो है वो काफी कुछ हासिल करना चाहता है और नए नए टास्क को करने की कोशिश करता है। अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो उसमें इंडस्ट्री की भावना डेवलप होती है, और अगर फेल हो जाता है बार बार तो उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। नेक्स्ट है एडोलसेंस 12 टू 18 ईयर्स, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें सेंट्रल क्वेश्चन रहता है हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ। एडोलसेंट सर्च फॉर पर्सनैलिटी आइडेंटिटी, वो अपनी पर्सनैलिटी की आइडेंटिटी को ढूंढना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अपने घर का कैसा मेंबर हूँ, मैं कौन सा मेंबर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ स्कूल में, मैं कौन हूँ, मैं मॉनिटर हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ या क्या हूँ, मैं सोसाइटी में क्या हूँ, इस तरीके से। एंड रोल इन सोसाइटी। अब यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स व्हेन आर स्टूडेंट्स फील दे कांट डू इट कंपेयर टू पीयर्स,
दे आर फेसिंग द इन्फीरियरिटी क्राइसिस, आवर जॉब इज टू बिल्ड देयर इंडस्ट्री। अगर बच्चा जो है पहले ही हार मान जाता है कि मैं नहीं कर सकता, तो समझ जाइए कि वो इन्फीरियरिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। हमारा काम क्या है, उसको सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करके इंडस्ट्री की तरफ ले जाना, यानी कि सक्सेसफुल बनाना। नेक्स्ट आगे है जेंडर एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में जीएडी। द डिस्टिंक्शन सेक्स इज बायोलॉजिकल और जेंडर इज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर सेक्स और जेंडर के बीच में एक बार डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। सेक्स क्या है, ये होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि वो लड़का है या लड़की, ये हम लोग उसका सेक्स निर्धारण करते हैं, ये बायोलॉजिकल होता है। जब वो पैदा होते हैं, जैसी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उसके आधार पर वो लड़का या लड़की होते हैं। लेकिन जो जेंडर है वो सोशल होता है, यानी कि जेंडर में क्या आएगा, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं, लड़कियों को खाना बनाना होगा, लड़के फुटबॉल खेलेंगे, लड़कियां रस्सी कूदेंगी। ये हुआ सोशल, यानी कि ये समाज के सोच की वजह से जेंडर उत्पन्न होता है। आगे है द प्रोसेस वेयर किड लर्न हाउ टू बी मैन वुमेन बेस्ड ऑन सोसाइटिकल नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी कि हमारे कुछ आधार बने हुए हैं, उनके ही आधार पर बच्चे जो हैं वो या तो मैन या फिर वुमेन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लासरूम गोल जेंडर फेयर एजुकेशन। हमारे क्लासरूम का गोल क्या होना चाहिए, जेंडर फेयर एजुकेशन। सीटेट में कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें कि बोला जाता है कि एज ए टीचर आप बच्चों को खिलाने ले जा रहे हैं, तो बच्चों को तो आप क्या करेंगे, लड़कों को फुटबॉल से खेलने देंगे, लड़कियों को रस्सी कूदने देंगे। ऑप्शन ए कौन से ठीक है, दोनों ही गलत हो जाते हैं। हमें ऐसा जेंडर बायस नहीं रहना है, हमें जेंडर फेयर एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वेयर टीचर एंश्योर दैट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स प्ले लर्न टुगेदर विदाउट बायस। इंटरेक्टिव हुक क्या है, डू यू आस्क द बॉयज टू लिफ्ट द हैवी बुक्स एंड गर्ल्स टू डेकोरेट द बोर्ड। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप जेंडर बायस हैं, क्योंकि आप लड़कों को हैवी बुक्स उठाने लायक समझते हैं और लड़कियों का काम है बोर्ड को सजाने का। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों मिलकर कर सकते हैं ये काम। दैट्स जेंडर सोशलाइजेशन, लेट्स एम फॉर बायस फ्री क्लासरूम। एक स्पेशल एजुकेटर को ऐसा बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट एंड में एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। मेटाकोग्निशन की डेफिनेशन देखी जिसके ऑथर थे जॉन फ्लावेल। गैंग एज लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स। इमोशनल कैथारसिस क्या है, ए मेथड टू रिलीज सप्रेस्ड एनर्जी थ्रू प्ले या फिर लाफ्टर। प्यूबर्टी कब पीक होती है, लड़कियों में 12.5 साल में और लड़कों में 14 या फिर 15 साल में। यानी कहें तो लड़कियों की प्यूबर्टी लड़कों से पहले आ जाती है। 3 एज ऑफ हैप्पीनेस कौन कौन से हैं, ये है एक्सेप्टेंस, अफेक्शन और अचीवमेंट। जब ये वोलेट होता है तो प्यूबर्टी को, तब प्यूबर्टी में प्रॉब्लम होती है, इसको निगेटिव फेज भी कहते हैं, निगेटिव फेज। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो से इतना ही। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। हमारा चैनल थोड़ा नया है परंतु एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नया नहीं है। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं केवीएस में एक सीट गेन करने के लिए या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी और उसके बाद जो एमसीक्यू है उसको भी डाल दिया जाएगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।